मेरी कंपनी के 40 साल बूढ़े मालिक ने मुझे शादी की ऑफर दी तो मैंने शर्त रख दी कि पहले तुम अपनी बीवी को तलाक दो और ये फैक्ट्री मेरे नाम लिख दो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं 19 साल की बहुत हसीन लड़की थी। बूढ़े मालिक ने अपनी बीवी को तलाक देकर वो फैक्ट्री मेरे नाम कर दी और मैंने उससे शादी कर ली। हकीकत में मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर ली थी, जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आगे मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद होने वाली है और खुद मेरे लिए इबरत का निशान बनने वाली है। फिर मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम सवेरा है। मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और बाबा हमें उस वक्त ही छोड़कर जा चुके थे जब मैं अपनी माँ के पेट में थी। वो इस दुनिया से नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ की खूबसूरती भी काम ना आ सकी। सच कहते हैं कि औरत की खूबसूरती, जहानत और टैलेंट उसके काम नहीं आता। अगर उसकी किस्मत में कुछ बुरा होना लिखा है तो वो होकर ही रहता है। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों के घरों में काम करती थी और मैं भी एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पर मुझे ना जाने कितने ज्यादा डिब्बे पैक करने के बाद दिन के सिर्फ 400 रुपए मिलते थे। खड़े रह रह कर मेरे पाँव सूज जाते थे, मेरे हाथों में दर्द हो जाता था और अजीब सी बदबू उस फैक्ट्री से आती थी। उसको सूंघकर मेरे सर में भी दर्द रहता था। मैं वापस घर आती तो ऐसा लगता था कि जैसे ना जाने कितनी मेहनत करके आई हूँ, लेकिन हाथ में सिर्फ 400 रुपए होते थे और इन 400 रुपए से गुजारा तो नहीं होता था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती तो वहां से बच्चा कुच्चा खाना भी ले आती थी। हम लोग मुश्किल से किराया पूरा करते थे और इधर उधर से बच्चा कुच्चा खाना खाकर गुजारा कर लेते थे। लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं थी। हम इस तरह से नहीं जी सकते थे। मैं इस तरह से नहीं जीना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती होती है। मेरी माँ ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, लोगों का बच्चा कुच्चा खाते हैं और घर में पकाना शुरू कर देंगे, लेकिन घर में खाना पकाने के लिए 100 लवाजमात लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हम घर खाना पकाएंगे तो हमारे बहुत से पैसे लग जाएंगे, लेकिन मांग के खाना आसान है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, दरअसल मांग टांग कर खाना ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको आसान लग रहा है। मेरी माँ ने कहा कि क्या कर लेगी तू? तो मैं दिमाग में कुछ और ही सोचने लगी, क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसका मालिक हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखता रहता था। शायद वो मुझे पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने सुना था कि उसकी एक बीवी भी थी, लेकिन उसकी बीवी से बच्चे नहीं थे। शायद वो औलाद के लिए शादी करना चाहता था। मैं उस इंसान से कभी भी शादी न करती। वो शक्ल का बिल्कुल ही बुरा था, मेरे बाप की उम्र का था। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास था और वक्त की सख्ती उसके चेहरे से नजर आती थी। वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास से आप गुजर कर भी राजी ना हो, जैसे कोई दुकानदार जिससे बस आप चीज लेते हैं और वहां से गुजर जाते हैं, कभी भी कुछ और नहीं सोचते। लेकिन वो हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखता रहता था। उसका चेहरा बताता था कि वो क्या चाहता है। औरत के अंदर अल्लाह ने ये खूबी रखी है, उसे छठी हिस्स दी है। वो पहचान लेती है कि मर्द उसको किस तरह से देख रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है। ये हर औरत को पता होता है। बेवकूफ वही औरत बनती है जो खुद बेवकूफ बनना चाह रही होती है। मैं भी बेवकूफ बनना चाह रही थी, लेकिन समझदारी के साथ मैंने ये देखने के लिए कि वाकई उसके दिल में मेरे लिए क्या है, एक दिन ये कह दिया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन कहा कि तुम भी मेरी खुशी का ख्याल करो, तुम तो मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। मैंने कहा कि क्या है आपकी खुशी? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन वो बड़ा ही तैयार श्यार होकर आया। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और लगता था कहीं सदियों बाद उसने मुंह धोया था। कदरे बेहतर लग रहा था। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम आजकल की लड़की हो, आजकल की लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है। मैं अपने मोबाइल में इसी तरह की चीजें देखता रहता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हें चीजें भी लाकर दूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा जेब खर्च दिया करूंगा, जहाँ कहोगी वहाँ सैर करवाने ले जाऊंगा।
बस मुझसे शादी कर लो। मेरी बीवी है पर बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे भी पैदा करेंगे और खुश रहेंगे, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं देखने में ऐसा लगता हूँ लेकिन इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है, तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं और भी जवान हो जाऊंगा। वो एक ही सांस में बोलता चला जा रहा था। मुझे तो जैसे पहले से ही पता था कि वो ये सब कुछ कहने वाला है। मैंने कहा कि मेरी उम्र तो सिर्फ 19 साल है, आप तो मेरे से दुगनी उम्र के हैं। आपको क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान होगा? लोग मुझसे कितनी बुरी बुरी बातें करेंगे, यही कहेंगे कि फैक्ट्री में जाती थी और मालिक को अपने पीछे लगा लिया है। मेरी माँ भी बहुत गुस्सा होगी मुझ पर। आपको नहीं पता, मेरी माँ बड़ी गुस्से वाली है और मेरी सारी सहेलियां भी। मेरी जिंदगी तो अजीब सी हो जाएगी। आपकी खुशी के लिए मैं कैसे अपनी सारी जिंदगी को दांव पर लगा दूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपने मुझे अगर यहाँ से निकालना है तो निकाल दें, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। हाँ, इस तरह मैं भूख से ही मर जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने अजीब सी शक्ल बना ली और रोना शुरू कर दिया। देखो, रो नहीं, मैं तो तुम्हारी आंखों में खुशियां देखना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी तो बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। अगर कोई हमारे सामने कोई उल्टी बात करेगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कहा कि किस किस का मुंह तोड़ते फिरेंगे आप, इस तरह से नहीं होता। उसने कहा कि ये तुमने कैसी बात की कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम पर मुसीबत लाने की वजह थोड़ी ना बनूंगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा कि एक काम हो सकता है, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो फिर आपको ये फैक्ट्री मेरे नाम लगानी होगी। और इस बात पर वो खामोश हो गया। और अब मुझे पता था मुझे थोड़ा सा और बोलना चाहिए, जो कि मैं पहले से ही सोच कर बैठी थी। मैंने कहा कि जब मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी तो जो आपका होगा वो सब मेरा भी तो होगा। और मुझे फैक्ट्री अपने नाम लगवाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी अम्मी से कह सकूं कि वो इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दी है। मेरी माँ सबूत देखे बगैर नहीं मानेगी, लेकिन सबूत देखकर फौरन मान जाएगी। उसके बाद क्या, आपका क्या मेरा, मियाँ बीवी के लिए तो सब कुछ एक जैसा होता है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं वापस सब कुछ आपके नाम कर दूंगी, लेकिन अम्मी को दिखाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसे ये बात बड़ी अच्छी लगी, जबकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो उसे बातों में लगा रही थी। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं सही रास्ते पर चलकर थक गई थी। सही रास्ते पर चलकर मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। लोगों का बच्चा कुचा खाकर तंग आ गई थी। क्या पता लोग अपनी प्लेटों से बचा हुआ मेरी माँ को शापर में डालकर दे देते हों। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो गई थी, उसको तो नजर भी ठीक से नहीं आता था। मुझे उल्टे सीधे ख्वाब आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। यहाँ पर जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए यही दुनिया दोजख है, तो फिर जन्नत और दोजख से क्या डरना। उसने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, आजकल ऐसे तो कोई अपनी बेटी किसी को नहीं देता, और तुम हो भी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। मैंने कहा कि ऐसी ही बात है। अब देखो ना, अम्मी मेरी माँ है, मैं उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती, उनसे बदतमीजी तो नहीं कर सकती। जो वो कहती हैं वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम दोनों एक ही टीम में हो जाएंगे। फिर हम जाने और हमारा काम जाने, किसी को हमसे क्या, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। उसने कहा कि क्या तुम वाकई में मेरे साथ शादी करना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं उस इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अगर आपने खुश रहना हो तो आपको उसी इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। तो मैं क्यों ऐसे इंसान को छोड़ दूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? मोहब्बत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जिसके पास मोहब्बत होती है उसके पास सब कुछ होता है। उसने कहा कि वाकई तुम मेरी मोहब्बत के काबिल हो, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मैंने बिल्कुल सही इंसान से मोहब्बत की है, तुम फिक्र मत करो, मैं फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा, बल्कि निकाह से पहले ही फैक्ट्री तुम्हारे नाम करूंगा और उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर समझें कि आपने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया है।
اس نے کہا کہ پھر تو آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، آج فیکٹری میں سب کو مٹھائی کھلاؤں گا اور تمہارے لیے تو الگ سے تمہیں مٹھائی لے کر دوں گا، تمہیں کون سی مٹھائی پسند ہے؟ میں نے اسے بتا دیا، اس نے 5 کلو مٹھائی میرے ساتھ روانہ کر دی، امی کو دی تو امی بھی حیران رہ گئیں، پھر امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا مارکا مار کے آئی ہوں اور آپ مجھے صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ فیکٹری کتنے کی ہوگی؟ لاکھوں کی نہیں، وہ کروڑوں کی فیکٹری ہے امی، اور آپ کی بیٹی کروڑوں میں گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ ابھی بھی غلط لگ رہا ہے، ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسہ کمانا بڑا آسان ہوتا ہے، اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی کر لیتی، جب تیرا باپ مجھے چھوڑ کر گیا میں تب بھی جوان تھی، خوبصورت تھی، کسی امیر آدمی سے شادی کر لیتی، کسی کی دوسری بیوی بن جاتی تو تیرے بھی نصیب کھل جاتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کسی اور عورت کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ میں نے کہا کہ امی ان ساری چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ سے لوگوں کے گھروں کے کام نہیں ہوتے اور میں اتنے سے پیسوں سے پورا گھر نہیں چلا سکتی ہوں، اچھا کھانا کھانا چاہتی ہوں، اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہوں، کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ایک انسان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے؟ میری ماں نے کہا کہ اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لیے کسی برے راستے کا انتخاب کرنا گناہ ہوتا ہے، اگر تجھے اس سب سے کوئی نقصان ہوا تو میں تیرا ساتھ نہیں دوں گی اور میں تیری اس کمائی میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، میں اپنے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ مجھے میری ماں پر بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا، کیا مجھے اس بوڑھے سے شادی کرنے کا شوق ہے؟ اور آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کچھ نہیں کھائیں گی اس کمائی میں سے تو پھر کیا کریں گی؟ اور میں سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے پاگل، لیکن یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ غلط نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ بری نیت کا انجام برا ہوتا ہے، پر میں نے کہا کہ بری نیت نظر آتی ہے سب کو، ہماری غربت نظر نہیں آتی۔ جب ہم لوگوں کا بچہ کچا کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ہمیں ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، کیا یہ کسی کو نظر نہیں آتا؟ میرے پاس ہر سوال کا جواب تھا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواز تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ ہم دونوں نکاح کرنے جا رہے تھے، اس آدمی کا نام رحمت تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اتنا برا انسان ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھے مل گئی ہو۔ میں نے زندگی میں بڑے چہرے دیکھے ہیں، لیکن تم مجھے بالکل اچھی لگ گئی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے چہروں سے کیا مطلب ہے؟ کیا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں آپ کی؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا نہیں نہیں، میری ایک ہی بیوی ہے، وہ بھی بہت اچھی عورت ہے بیچاری، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی ہے، اس کو پتہ چلے گا تو اسے برا نہیں لگے گا، لیکن تم نے اس کے ساتھ تو نہیں رہنا، میں تمہیں الگ گھر میں ہی رکھوں گا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جانا ہے، اپنی فیکٹری کے لیے کچھ سامان لے کر آنا ہے، اس لیے 1-2 ہفتے لگ جائیں گے، میری یاد میں پریشان تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے دل میں سوچا کہ میری طرف سے جہاں مرضی جاؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کام تو کرنا پڑتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، آپ آرام سے اپنا کام کیجیے گا، میں انتظار کر لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں فیکٹری کے سارے معاملات تم نے دیکھنے ہیں، آفس میں بھی تم نے ہی بیٹھنا ہے اور سب کو کام پہ بھی لگانا ہے، نہ ہو کہ سب سمجھیں کہ مالک تو ہفتے کے لیے چلا گیا ہے تو کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ اب تو وہ فیکٹری میری ہو گئی ہے تو میں کیوں نہیں بیٹھوں گی آفس میں تو ضرور بیٹھوں گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں آفس میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس پھر جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم وہی کرو، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، ساری فیکٹری تمہاری ہے۔ وہ فیکٹری میرے نام کر چکا تھا اور کاغذات میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اس کو یہی کہا تھا کہ اپنی ماں کو دکھا دیے ہیں، کاغذات دیکھ کر رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، تبھی تو ہم لوگ شادی کرنے جا رہے تھے، لیکن ماں بیمار ہے اس لیے ساتھ نہیں آ سکتی، پر یہاں سے نکاح کرنے کے بعد ہم اپنی ماں کے پاس ہی جانے والے تھے ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ میں نے ساری کہانی بڑے طریقے سے بنائی تھی
और बड़े तरीके से उसे अपनी बातों में उलझाया था, अपनी मुस्कुराहट पर नचाया था, अपनी मासूमियत उसके सामने पेश की थी, उसकी आंखों में देखी थी, कभी अपने बालों को झटकती थी तो कभी अपने पल्लू से खेलने लगती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि औरत की अदाएं इस काम भी आती हैं, क्योंकि मैं जो तीर जिस निशाने पर फेंक रही थी वो सीधा वहीं पर जाकर लग रहा था। मैं दिल ही दिल में अपनी अक्ल पर खुशियां मना रही थी कि मैंने ये अक्ल पहले क्यों न इस्तेमाल की, इतने साल जलील क्यों होती रही। खैर हम लोग पहुंच गए और हमारा निकाह हो गया। अब वापसी पर हम मेरे घर आए। मेरे शोहर ने मेरी माँ के लिए मिठाई और कुछ चीजें वगैरह भी ली। जब मेरी माँ ने मेरे शोहर को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उनकी बेटी ने किसके साथ शादी कर ली है। मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हारी माँ रोने क्यों लगी। मैंने कहा कि खुशी से। इनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मुझे खुश देख रही है ना। काफी अरसे के बाद मैं खुश नहीं होती थी। मेरी जिंदगी में खुश होने वाला था ही क्या, लेकिन अब आप हैं तो मैं खुश हूँ। मेरी आंखों में खुशी देखकर इनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई हैं। मैं अम्मी को एक तरफ लेकर गई और मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको। मेरी माँ ने कहा कि तूने बहुत गलत किया है अपने साथ। क्या तुझे दौलत से खुशियां मिल जाएंगी? पागल, जब इंसान के पास दौलत होती है ना तो वो मोहब्बत के बारे में सोचता है और फिर उसको मोहब्बत नहीं मिलती। मैंने कहा कि अम्मी, अब जो होना था हो गया है। अब आप मेहरबानी करें, मेरे लिए मामलात को मुश्किल नहीं बनाएं। बस जो हो गया है उसको देखती जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुश हूँ। जब मुझे दुनिया की हर चीज मिलेगी, जब ये पेट भरा होता है ना तो इंसान खुश हो जाता है। जब पेट खाली होता है तो तब उसका मोहब्बत से पेट नहीं भर सकता। आप बस मेरे लिए दुआ करें। मेरी माँ ने कहा कि मैं तो हमेशा तेरे लिए ही दुआ करती हूँ। हम लोग वहां से वापस जाना चाहते थे। मैंने कहा कि आज तो मेरी रुखसती होने वाली है, तो मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी रुखसती नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम अभी अपने ही घर में रहो। जब मैं बाहर के मुल्क से वापस आ जाऊंगा तब तरीके से रुखसत करवाऊंगा। देखो, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। अभी तो मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट लेना है, उसको सजाना है, फिर वहां पे हम लोग जाएंगे। वरना यहाँ से मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अपनी पहली बीवी के घर तो नहीं ले जा सकता। मैंने पहले तुम्हें ये बात नहीं बताई कि कहीं तुम्हारा मूड ना खराब हो जाए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जाहिर है इस तरह के कामों में टाइम तो लगता है। आप आराम से अपना काम खत्म करके आए, उसके बाद फ्लैट मिलकर देखेंगे। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वो मुझसे मिलकर चला गया। उसने मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए, फैक्ट्री के लॉकर की चाबियां भी दी। उसने कहा कि कुछ चाबियां तय खाने की भी हैं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तय खाने का मुझे पहले से ही पता था, वहां पर माल रखा जाता था। वो मुझ पर भरोसा करके अपना सब कुछ मेरे हाथों में पकड़ाकर चला गया। उसने कहा कि यहीं से मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट है, मैं पूरे 2 हफ्ते के बाद आऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरी माँ ने मुझे बाद में फिर से लेक्चर दिया, लेकिन मैं तो अपनी शादी की मिठाई और शादी का खाना खाने में मसरूफ थी, जो मेरा शोहरी रास्ते से लेता हुआ आया था। मैंने कहा कि इतना अच्छा खाना तो आज तक नहीं खाया, और पैसे भी उसने मुझे दिए थे, खूब सारे पैसे, और पूरी फैक्ट्री मेरी थी। कल से तो मैं ऑफिस में बैठने वाली थी। ये सब कुछ सोचकर तो मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे कि मामूली सी वर्कर जो पूरा दिन अपने हाथ तोड़कर सिर्फ 400 रुपए कमाती थी, आज इस 4 करोड़ की मालिक बन चुकी थी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? इतनी ज्यादा अकल दुनिया में किसने इस्तेमाल की होगी? ये तो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, और मैंने ही की थी, अपने हुस्न से की थी। मैं खूबसूरत लड़की थी और मेरे दिमाग में अक्ल भी थी। जब हुस्न और अक्ल एक साथ होते हैं ना तो तबाही ही मचाते हैं। तो मैंने ही तबाही मचा दी थी। मैं तो खुशी से निहाल हो चुकी थी, बैठे बैठे हंसने लगती थी, बार बार पैसों को गिनती थी। पूरे 70,000 रुपए थे। सुबह का इंतजार ही नहीं हो रहा था कि कब अच्छे से कपड़े पहनकर जाकर ऑफिस में बैठूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। खूब तैयार होकर ऑफिस में गई। सारे ऑफिस वाले मुझ पर रश कर रहे थे। मेरी कुछ सहेलियां भी थीं, वो भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी कि ये लड़की तो कहां से कहां पहुंच गई। मैं सीधी जाकर ऑफिस में बैठ गई। मैंने अपने लिए कॉफी और बिस्किट वगैरह ऑर्डर किए और आराम से बैठकर हुक्म चलाने लगी। सबको देखने लगी कि काम कर रहे हैं या नहीं। मुझे इतनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। मैं दिल में सोच रही थी कि इस खुशी के बदले अगर मुझे उस बूढ़े से शादी करना पड़ी तो ये सौदा तो बहुत ही अच्छा रहा।
मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं था मेरे अंदर, मेरे दिल में कोई मलाल नहीं था। मैंने अपने शोहर को फ़ोन किया क्योंकि मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसने कहा था कि सुबह तक मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा कि चलो बाद में देखी जाएगी। थोड़ी देर के बाद मुझे चपड़ासी ने आकर बताया कि पुलिस आई है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि पुलिस का यहाँ क्या काम है? पुलिस ऐसे अंदर दाखिल हुई जैसे उस सबको उठाकर ले जाएगी। उसने कहा कि कौन है मालिक इस फैक्ट्री का? कहाँ है मालिक को बुलाओ, हमने मालिक से बात करनी है। मैंने कहा कि मैं हूँ मालिक, बताएं क्या बात है, क्या हो गया है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपके पास वारंट हैं? उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वारंट हैं और हमने आपकी फैक्ट्री की तलाशी लेनी है, हमें पीछे से हुक्म है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा केस है। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि आप तलाशी ले सकते हैं, अगर आपके पास वारंट हैं तो मैं वैसे भी आपको नहीं रोक सकता। मैं बहुत मजबूत तरीके से पेश आने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर भी लग रहा था। पुलिस का यहाँ पर क्या काम था? आज ही मेरा शोहर यहाँ पर नहीं था और आज ही ये मसला बन गया था। सारे वर्कर्स को उन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया और पूरी फैक्ट्री की तलाशी लेने लगे। उन्होंने कहा कि तहखाना भी खोला जाए। तहखाने की चाबी किसके पास है? मैंने चाबी दे दी। उन्होंने तहखाना भी खोल दिया और वो नीचे ही थे जब एक आदमी आया और उसने कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। जब मैं नीचे गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि ये है आपकी फैक्ट्री की सच्चाई, ये काम करते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं हैरान रह गई क्योंकि फैक्ट्री के तहखाने में कुछ अजीब सी सब्ज कलर की चीज उगाई हुई थी जिसके ऊपर गोल गोल पौधे लगे हुए थे। उसने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि नशा आवर चीज है जिससे नशा और अद्वियात बनाई जाती हैं जो इंसान के लिए बुरी होती हैं, जो इंसान को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और आपने इनको यहाँ पर उगा रखा है। आपको ये नहीं पता कि इनकी काश्त पर पाबंदी है। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं तो आज ही यहाँ पर आकर बैठी हूँ, मेरे शोहर का है ये सब कुछ। उसने कहा कि लेकिन ये फैक्ट्री तो आपके नाम है और अब सजा आपको ही मिलेगी। मैं उनको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। उनको बंदा चाहिए था, वो मालिक जिसने ये सब कुछ किया था, और वो फिलहाल मैं ही थी। वो मुझे वहां से पकड़ कर ले गए थे और ये 2 हफ्ते मैंने जेल में गुजारे। मेरी माँ भी कुछ नहीं कर पाई और मेरा शोहर तो यहाँ पर था ही नहीं। वो 2 नहीं बल्कि 4 हफ्ते के बाद वापस आया तो उसे ये सब कुछ पता चला। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे किसी तरह जेल से निकलवाया और इस सब में 6 महीने गुजर गए। मैंने उसे कहा कि मेरी जिंदगी के सबसे बुरे 6 महीने थे, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, ये सब कुछ मुझे सजा के तौर पर मिला है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता नहीं सकते थे? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि बिस्किट की फैक्ट्री से कितनी कमाई होती है? ये काम ना करता तो इतना कुछ कैसे बनाता? मैंने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज मैं उसी की बीवी हूँ, उसी के साथ रहती हूँ। वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और मैं भी उसकी कुर्बत में खुश नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ लेकिन अब निकल भी नहीं सकती हूँ। मेरी माँ ने सही कहा था, बुरी नीयत का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने जो किया बहुत ही गलत किया और मेरे साथ भी सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते से निकल सकती हूँ। अब अगर इस रिश्ते से निकल गई तो क्या करूंगी? बस जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। उसने मेरे लिए कोई फ्लैट नहीं लिया, एक छोटा सा घर लिया जहाँ मैं और मेरी माँ रहते हैं। वो महीने के पैसे भी इतने देता है कि जिससे सिर्फ खाना पीना पूरा होता है और कोई चीज लेनी हो तो उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि मैंने उससे शादी लालच में आकर की थी। मेरी जिंदगी अजीब सी हो गई है, मुझे मेरी जिंदगी सजा लगती है।